Hello student, welcome again to online physics lecture 11 science chapter number 6 mechanical properties of solids lecture second. Okay. So we know that in the first lecture we will discuss about the introduction, and in introduction we see about at first the deformation. You know that what is the meaning of deformation? The change in shape and size of body, or change in shape or size of body, or both, that is called as the deformation. And this deformation is produced by applying the force, and that force is called as the deforming force. Okay, and after that we also discuss about the two terms. The first, that is the stress as well as strain. Before that we discuss about the properties of solid, and we know that there are the two properties of solid we will discuss about, that is the elasticity and plasticity. Okay, then after that we will discuss about the two terms, stress, strain, and at last we discuss about the types of stress and strain. Okay, तो हमने पिछले बार स्ट्रेस और स्ट्रेन का 3 टाइप्स लास्ट में पढ़ा था. ओके, तो इसमें हमने 3 टाइप्स लिया था. फर्स्ट, दैट इज़ अ टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन, दैट इज़ रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ. सेकंड हमने पढ़ा था वॉल्यूम स्ट्रेस और स्ट्रेन, दैट इज़ रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम. एंड द थर्ड, दैट इज़ द shear stress or strain, that is related to change in shape of body. Okay, तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं पहला वाला, तो उसमें हम पढ़ने वाले हुक्स लॉ. ओके, सो लेट अस सी अबाउट द एक्सप्लेनेशन फॉर द हुक्स लॉ. तो जब आप हुक्स लॉ के बारे में पढ़ते हो तो उसमें एक पहला पॉइंट दिया है कि जैसे हमने देखा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्टेटमेंट. ओके, तो स्टेटमेंट क्या है उसका? विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. ओके, अभी आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ा है. कर व्हाट इज द स्ट्रेस? स्ट्रेस मीन्स इट इज डिफाइंड एज इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. ओके, और स्ट्रेन मतलब क्या? इट इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन. ओके, तो इसमें हमने पढ़ा था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये जो दो क्वांटिटी है, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. जैसे कि आपने देखा कि जब आप डिफॉर्मेशन करते हो मतलब आप क्या करते हो? वी कैन चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी बाय अप्लाइंग द फोर्स. जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या होता है कि उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन क्रिएट होता है. पर जैसे हमने फॉर एग्जांपल रबर लिया, तो हमने उसका क्या किया? स्ट्रेच किया. तो स्ट्रेच किया तो क्या होता है? देयर इज़ द इंक्रीज इन लेंथ. ओके, तो उसका शेप एंड साइज़ क्या हो गया? उसका चेंज हो गया. और जब उसमें शेप एंड साइज चेंज होता है तो उसका क्या होता है? देयर आर द इंटरनल फोर्सेस आर स्टोर्ड इन दैट बॉडी, एंड ड्यू टू ऑफ दैट इंटरनल फोर्स मीन्स ड्यू टू ऑफ द स्ट्रेस द बॉडी रिगेन टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज और ओरिजिनल डायमेंशन. पर मतलब जितना आप उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस करोगे बॉडी में, तो उतना ही उसमें क्या होता है? स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है. है ना? जितना आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो जितना स्ट्रेन बढ़ेगा बॉडी में, तो उतना ही सिमिलरली क्या बढ़ेगा? बॉडी में स्ट्रेस बढ़ेगा. है ना? क्योंकि स्ट्रेस की वजह से बॉडी क्या होता है? मतलब ड्यू टू ऑफ द इंटररेस्टोरिंग फोर्स, सो द बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन और ओरिजिनल शेप एंड साइज. ओके, सो तो आप डायरेक्टली उसके बोल सकते हो कि स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. ओके, लेकिन हुक्स ने क्या बताया कि विद इन इलास्टिक लिमिट. ये इंपॉर्टेंट है कि अगर बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट है तभी आप क्या बोलोगे कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. पर मतलब जब आप इलास्टिक लिमिट बोलते हो कि इलास्टिक लिमिट मतलब क्या? एक लिमिट है कि उस वक्त आप बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हो, और जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करते हो तो बॉडी क्या होता है? कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल शेप एंड साइज. इफ वी कैन अप्लाई द force, deforming force beyond that elastic limit, then the body do not regain its original dimension. है ना? मतलब जब आप उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हो तो उसका कुछ लिमिट है कि वहाँ तक आपने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया और डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव किया तो बॉडी क्या होता है?
ओरिजिनल डायमेंशन पे आता है ड्यू टू ऑफ द स्ट्रेस। लेकिन अगर आप उसके लिमिट के बाहर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो नेचुरली क्या होता है, इस स्ट्रेस जो होता है तो उसका वैल्यू कम हो जाता है, और स्ट्रेस का वैल्यू कम होने से बॉडी जो है वो उसके ओरिजिनल डायमेंशन पे नहीं आ सकती। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, मीन्स द बॉडी इज विद इन इलास्टिक लिमिट, देन द बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, बराबर। तो उसको आप बोलोगे दैट इज कॉल्ड एज द इलास्टिक लिमिट, बराबर। मीन्स इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस to which the body can subjected without permanent deformation, and that is called as the elastic limit, right? So according to the Hooke's law, if the body is within elastic limit, then we say that the stress is directly proportional to strain। मतलब जितना स्ट्रेन आप बढ़ाओगे उतना उसमें स्ट्रेस बढ़ेगा। कब? जब वो बॉडी विदिन इलास्टिक लिमिट रहेगा तब। जैसे आपने क्या किया, रबर खींचा आपने, अगर आप ज़्यादा रबर खींचते हो तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, means it does not regain its original dimension, original shape and size. Okay, so according to statement we say that the stress is directly proportional to strain। और जब आप प्रोपोर्शनल साइन निग्लेक्ट करते हो तो क्या करते हैं आप, वी कैन यूज द कांस्टेंट, बराबर। मतलब आप क्या बोलोगे कि स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, और ये जो कांस्टेंट है, the constant is denoted by capital E also, and that capital E is called as the modulus of elasticity। Okay, so in that case we say that the constant is called the modulus of elasticity। Okay, the modulus of elasticity of a material is the ratio of stress to the corresponding strain, correct? The ratio of stress to the strain, that is the constant, and that constant is called as the modulus of elasticity। Okay, and we also say that this modulus of elasticity, that is the constant, but its value can depend upon the nature of material। okay, मतलब मटेरियल अगर चेंज होता है तो मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी जो है तो उसका वैल्यू भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। okay, और इन दैट केस वेल वी सी अबाउट द ग्राफ, व्हेन वी कैन प्लॉट द ग्राफ फॉर स्ट्रेन taken along x axis and the stress that is along y axis। okay, so the strain, it is the independent quantity, so it is taken along x axis, and the stress which is taken along y axis। okay, so in that case the stress is directly proportional to strain, so we get the nature of graph in the form of straight line graph। okay, so यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है। okay, तो यहाँ पर भी इलास्टिक लिमिट का डेफिनेशन दिया है, देखो क्या डेफिनेशन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इज कॉल्ड एज द इलास्टिक लिमिट। ओके, इसको भी आप इलास्टिक लिमिट बोल सकते हो। What is the elastic limit? The maximum value of stress up to which the stress is proportional to strain, or we say that the maximum stress to which the body can subjected without permanent deformation। okay, that is also called as the Hooke's law। okay, so that is the expansion for the Hooke's law। okay, तो आगे हम देखते टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, यहाँ पर हमने देखा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और आपको पता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का हमने 3 टाइप पढ़ा है। वन दैट इज रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ, सेकंड रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम, एंड थर्ड रिलेटेड टू चेंज इन शेप। ओके, तो ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, सो नेचुरली द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आल्सो डिवाइड इन द फॉर्म ऑफ 3 टाइप्स सिमिलर टू दैट ऑफ द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एज वेल एज स्ट्रेन। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं द टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, सो देर आर द 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूली ऑफ इलास्टिसिटी टू ईच टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओके, तो देखते हैं हम 3 टाइप्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। ओके, सो पहला जो टाइप है उसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस, डिनोटेड बाय लेटर y। ओके, तो ये जो है यंग मॉडुलस मीन्स इट इज़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक मेटल रॉड, लाइक मेटल वायर, रॉड, बीम एटसेट्रा ड्यू टू अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, जैसे हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ा, जैसे हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन में देखा कि जो आप चेंज इन लेंथ लेते हो तो उस वक्त जो आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन यूज़ किया दैट इज़ द टेंसाइल और नॉन टेंसाइल स्ट्रेस और स्ट्रेन। ओके, तो वैसे हमने यहाँ पर क्या किया कि आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ले रहे हो विच इज़ रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट।
Okay, then that modulus of elasticity is called as the Young's modulus. Okay, so actually it is the name of the scientist and that is the थॉमस यंग. ओके, तो हम देखते हैं कि यंग मॉडल्स का फॉर्मूला अभी हमें डिस्कस करना है. ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर अ मेटल वायर ऑफ लेंथ यल. हमने एक वायर लिया, उसका लेंथ यल है, इट कैन हैविंग द रेडियस आर, इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट. ओके, हमने वायर लिया, उसका ओरिजिनल लेंथ यल है, उसका रेडियस आर है एंड उसको हमने सपोर्ट किया फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट. ओके, उसके बाद में हमने क्या किया, लोड एम जी इज अटैच टू द फ्री एंड ऑफ द वायर. ओके, वायर के जो एंड है उसको हमने क्या किया, लोड अटैच किया. ओके, सो लोड इज इक्वल टू एम जी, दैट इज द फोर्स. ओके, अभी क्या होगा कि जब आपने लोड अप्लाई किया है, सो ड्यू टू ऑफ दैट देर इज द डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड एट द फ्री एंड ऑफ द वायर इन द डाउन डायरेक्शन. ओके, जब हमने लोड अप्लाई किया तो नेचुरली क्या होगा, देर इज द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ दैट वायर. ओके, एंड दैट इंक्रीज इन लेंथ इज कॉल्ड एज द यंग्स मॉडुलस. ओके, जो इंक्रीज इन लेंथ हो रहा है रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ एंड दैट मॉडुलस ऑफ दिस इज कॉल्ड एज द यंग मॉडुलस. ओके, तो यहाँ पर हम पहले लेंगे लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस. ओके, सो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको पता है क्या फॉर्मूला, एफ अपॉन ए. तो एफ इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, एम जी आएगा. व्हाट इज द एरिया, सो एरिया इज पायर स्क्वायर. बराबर ना, जो वायर जो है उसका एंड जो है, तो उसका एंड का शेप कैसा है, सर्कुलर शेप. ओके, जो सर्कल है तो उसका एरिया क्या आएगा, पायर स्क्वायर. ओके, तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस आपका क्या हो गया, एम जी अपॉन पायर स्क्वायर. ओके, अभी क्या हो रहा है कि जब हमने लोड बढ़ाया तो नेचुरली देयर इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज इन लेंथ और इंक्रीज इन लेंथ. ओके, सो इन दैट केस इट प्रोड्यूसेस द चेंज इन लेंथ ऑफ द वायर. ओके, सो व्हाट इज द new length, so that is capital L plus L, so that is the new length of the wire, and then small l is the extension or elongation in the wire. Okay, so small l, what is this represent, so it can represent the extension or elongation can produce into the wire. Okay, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अभी longitudinal strain. तो longitudinal strain का फॉर्मूला क्या है आपका, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. तो ओरिजिनल लेंथ क्या था आपका, कैपिटल L, बराबर, और चेंज इन लेंथ मतलब एक्सटेंशन और एलोंगेशन कितना हो गया आपका, स्मॉल एल, बराबर. तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन का फॉर्मूला आपका हो गया स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल. ओके, तो हम लिखेंगे यंग मॉडुलस का फॉर्मूला. ओके, तो यंग मॉडुलस का डेफिनेशन क्या आएगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन. बराबर ना, अभी यंग मॉडुलस क्या, इट इज़ रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ. और आपको पता है कि लेंथ के लिए हम वर्ड क्या यूज़ किया इसके पहले, स्ट्रेस और स्ट्रेन में टेंसाइल और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, टेंसाइल और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन. बराबर, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो आप रिलेटेड ले रहे हो लेंथ, तो लेंथ के लिए आप क्या यूज़ करोगे, यहाँ पर स्ट्रेस कौन सा लोगे आप, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस लोगे, और स्ट्रेन कौन सा लोगे आप, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन. ओके, तो यंग मॉडुलस y इज इक्वल टू क्या आएगा, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस. क्या फॉर्मूला लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का, देखो हमने निकाला है, दैट इज एम जी अपॉन पायर स्क्वायर. व्हाट इज द लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, सो इस फॉर्मूला स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल. सो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल. सो बाय रीअरेंजिंग द टर्म विल गेट y इज इक्वल टू एम जी कैपिटल एल अपॉन पायर स्क्वायर स्मॉल एल. ओके, तो ये फॉर्मूला होगा यंग मॉडुलस का. अभी उसका यूनिट और डायमेंशन देखते हैं. तो एस यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इस डायमेंशन इज L-1 m1 T-2. ओके, जब आप यूनिट और डायमेंशन देखते हो तो इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द स्ट्रेस, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेन इट इज़ अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी. तो स्ट्रेस का जो यूनिट और डायमेंशन है वही सेम आएगा यंग मॉडुलस के लिए. ओके, ठीक. और इसके बाद में हमने लिखा है कि यंग मॉडुलस इंडिकेट्स द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलास्टिक सॉलिड टू एलोंगेशन और कॉम्प्रेशन. बराबर है, मतलब इट कैन इंडिकेट्स द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलास्टिक सॉलिड टू एलोंगेशन और कॉम्प्रेशन. मतलब जब आप इलोंगेट करोगे या कॉम्प्रेस करोगे तो इसमें क्या होगा, इस स्ट्रेस के उसका टेंडेंसी ड्यू टू ऑफ द इलास्टिसिटी क्या है, टू अपोजेस दैट चेंज. मतलब इट कैन ऑकर्स द रेजिस्टेंस, ओके, ऑफ एन इलास्टिक सॉलिड टू एलोंगेशन और कॉम्प्रेशन. मतलब उसको क्या करेगा, वो अपोज करेगा. राइट, तो ये हो गया आपका एक्सपेंशन किसके लिए, यंग मॉडुलस के लिए.
पर है। तो जब आपने ये एक्सप्लेनेशन देखा यंग मॉडल्स का, तो आपको समझ में आएगा कि इट कैन बी प्रेजेंट इन ओनली सॉलिड, पर है ना। जब आप ये जो एग्जांपल ले रहे हो यंग मॉडल्स के इंक्रीज इन लेंथ और चेंज इन लेंथ, तो यहाँ पर आप क्या ले रहे हो, वी कैन यूज द मेटल, वायर, रॉड और बीम। ओके, सो इन दैट वी से दैट देयर इज द ड्यू ऑफ द चेंज इन लेंथ, है। तो ये प्रेजेंट किस में रहेगा, इट इज प्रेजेंट ओनली इन सॉलिड, इट इज नॉट प्रेजेंट इन लिक्विड एंड गैसेस। ओके, सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर फर्स्ट टाइप ऑफ मॉडल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट इज द यंग मॉडल्स। ओके, अभी हम सेकंड देखते हैं टाइप। ओके, तो सेकंड जो टाइप है उसको बोलेंगे हम, दैट इज कॉल्ड एज द बल्क मॉडल्स डिनोटेड बाय लेटर के। ओके, अभी ये जो बल्क मॉडल्स है तो ये किसके रिलेटेड रहेगा, नेचुरली इट इज रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम। ओके, तो आप क्या बोलोगे, इट इज द मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी related to change in volume of an object due to applied deforming force। ओके, जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करोगे और आप ये क्वांटिटी जी मतलब मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप लोगे रिलेटेड टू किससे, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन एट दैट टाइम दैट मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज द बल्क मॉडुलस। ओके, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। ओके, इसको आप क्या बोल सकते हो, इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम भी आप बोल सकते हो। बल्क मॉडल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, क्योंकि इसमें क्या होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, नो दैट द वॉल्यूम कैन प्रेजेंट इन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। सो बल्क मॉडल्स कैन प्रेजेंट इन सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसेस। ओके, ये मॉडल्स कैन प्रेजेंट ओनली इन सॉलिड, बराबर ना। ओके, तो यहाँ पर हमने जैसे हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ा था, तो सेम एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे कि जैसे आपने लिया, वी कैन टेक अ रबर बॉल, इट इज़ कंप्लीट इमर्स इन वाटर, पर है। तो जब आप बॉल वाटर में इमर्स करोगे सो नेचुरली इट कैन बी कॉम्प्रेस फ्रॉम ऑल द साइड्स। नेचुरली जो वाटर है उस पर क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा फ्रॉम ऑल द साइड्स। ओके, एंड ड्यू टू ऑफ दैट प्रेशर, मतलब जो प्रेशर होगा तो नेचुरली उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, जब आपने स्ट्रेस में लिया तो उसको आपने क्या बताया था, दैट इज कॉल्ड एज द वॉल्यूम स्ट्रेस, बराबर। वॉल्यूम स्ट्रेस जब आपने लिया तो हमने फार्मूला देखा था, वॉल्यूम स्ट्रेस का फार्मूला क्या था, दैट इज एफ अपॉन ए, और एफ अपॉन ए दैट इज द प्रेशर, ये आपको पता है, उस वक्त भी हमने पढ़ा था। तो हमने वही फार्मूला क्या लिया था वॉल्यूम स्ट्रेस का, दैट इज राइट इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन प्रेशर dp। ओके, मीन देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज इन प्रेशर dp। तो ये हमने सेम एग्जांपल लिया है कि जैसे हमने जो बॉल लिया है या रबर बॉल लिया है तो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम क्या आएगा, v। ओके, जब आप उसको इमर्स करते हो लिक्विड में, ओके, सो इट कैन एक्सर्ट द स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन इट, मतलब जो हमने प्रेशर लिया था dp, एंड ड्यू टू ऑफ द small amount of pressure dp there is a small amount of change in its volume and that change in volume denoted by dv। ओके, या वो जो dv है मतलब आप क्या बोलोगे, समझो आपका फाइनल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर है v1, फाइनल प्रेशर है v2, तो व्हाट इज द चेंज इन प्रेशर, दैट इज v2 माइनस v1, दैट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल अमाउंट, सो इट इज डिनोटेड बाय dv आल्सो। ओके, तो यहाँ पर हमने लिखा है वॉल्यूम स्ट्रेन के बारे में, बराबर। तो वॉल्यूम स्ट्रेन आपका क्या आएगा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम स्ट्रेन, तो आपको पता है दैट इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, तो वो क्या आएगा एक्चुअली माइनस dv अपॉन v, v दैट इज ओरिजिनल वॉल्यूम एंड चेंज इन वॉल्यूम इज dv, बट इट इज इंडिकेटेड विद द नेगेटिव साइन। क्यों, बिकॉज वी कैन इंक्रीज द प्रेशर, सो देयर इज अ डिक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है आपका, डिक्रीज होता है, बराबर। तो डिक्रीज होने की वजह से आपको यहाँ पर साइन क्या मिलता है, आपको माइनस। या समझो आपने ओरिजिनल वॉल्यूम लिया v1, बराबर बॉडी का, तो समझो वॉल्यूम है आपका 10 मीटर क्यूब, बराबर। अभी हमने क्या किया कि उस पर प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई करने की वजह से क्या हो गया, उसका प्रेशर इंक्रीज है तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। समझो उसका वॉल्यूम v2 जो हमने लिया फाइनल वॉल्यूम दैट इज 8 मीटर क्यूब, बराबर। तो आप क्या बोलोगे कि चेंज इन वॉल्यूम मतलब क्या है, v2 माइनस v1, तो उसका वैल्यू क्या हो गया आपका 8 माइनस 10, तो आंसर क्या होगा आपका -2, बराबर ना। मतलब आपको ये जो है चेंज इन वॉल्यूम तो उसका वैल्यू क्या आएगा आपका माइनस। ओके, एक्चुअली, बराबर। लेकिन जब आप मैग्नीट्यूड में लिखोगे तो मैग्नीट्यूड में आप वॉल्यूम स्ट्रेन कैसे लिखोगे, दैट इज पॉजिटिव dv अपॉन v। ओके, तो आप बल्क मॉडुलस
लिखोगे तो बल्क मॉडुलस इट इज़ रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा बल्क मॉडुलस का? सो बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन, बराबर है। तो यहाँ पर हमने लिया बल्क मॉडुलस इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल टू के। सो के इज इक्वल टू व्हाट इज द वॉल्यूम स्ट्रेस, पता है आपको डी, वॉल्यूम स्ट्रेन क्या है आपका डी अपॉन वी। ओके, सो तो आपका के का फॉर्मूला क्या आएगा वी डी पी अपॉन डी वी, बराबर। जब आप उसका एस यूनिट और डायमेंशन लिखोगे सो नेचुरली इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द स्ट्रेस, बराबर। तो उसका सेम एस यूनिट क्या आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा, और उसका डायमेंशन क्या आएगा L-1 m1 T-2। ओके, देन जैसे हमने देखा कि यंग मॉडुलस इट कैन मेजर द रेजिस्टेंस। ओके, यहाँ पर भी आप सेम बोलोगे कि बल्क मॉडुलस कैन मेजर द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय गैसेस लिक्विड्स और सॉलिड्स व्हाइल एन अटेम्प्ट इज मेड टू चेंज देयर वॉल्यूम, बराबर है। मतलब जब आप वॉल्यूम चेंज करोगे सो नेचुरली बल्क मॉडुलस इट इज प्रेजेंट इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, सो इट कैन ऑफर द रेजिस्टेंस टू अपोजेस इट। ओके, उसका टेंडेंसी क्या रहेगा उसको अपोज करने का, रहते हैं। ओके, और नेक्स्ट जो टर्म है इसी टॉपिक में तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी। सो व्हाट इज द कॉम्प्रेसिबिलिटी? तो कॉम्प्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। ओके, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड एज द कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ द मटेरियल। ओके, सिंपल है, कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब क्या, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। ओके, तो जब आप कॉम्प्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला लोगे तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला थोड़ा अपोजिट लेना है। आपने के का फॉर्मूला क्या लिया है वी डी पी अपॉन डी वी, तो 1 अपॉन के आप करोगे तो क्या आएगा फॉर्मूला डी वी अपॉन वी डी पी, एंड दैट इज द फॉर्मूला फॉर कॉम्प्रेसिबिलिटी, बराबर। उसका यूनिट, तो यूनिट भी आप अपोज करोगे तो आप ये जो यूनिट है ये बल्क मॉडुलस का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी का आएगा आपका मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, देखो यहाँ पर लिखा है, बराबर। उसका यूनिट क्या आएगा एस यूनिट ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी दैट इज मीटर स्क्वायर पर न्यूटन और पर पास्कल। पास्कल किसका यूनिट है पता है आपको, प्रेशर का, है ना। तो क्या हो जाएगा पर पास्कल, एंड इस डायमेंशन, तो डायमेंशन भी चेंज होएगा, यहाँ पर L-1 है तो यहाँ पर L+1 हो जाएगा, यहाँ पर M1 है तो M-1 हो जाएगा, यहाँ पर T-2 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा, बराबर। सो ये हो गया आपका कॉम्प्रेसिबिलिटी। ओके, तो ये हो गया आपका सेकंड टाइप, दैट इज द बल्क मॉडुलस रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, अभी हम थर्ड टाइप देखते हैं, दैट इज रिलेटेड टू चेंज इन शेप। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे थर्ड टाइप, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज रिलेटेड टू चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड दैट इज कॉल्ड एज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, तो यहाँ पर हमने लिया है, देखो दैट इज द रिजिडिटी मॉडुलस। ओके, सो इट इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ओके, व्हाई? बिकॉज इट इज possesses अ डेफिनेट शेप, क्योंकि आपको पता है कि ये जो रिलेटेड टू किससे रिलेटेड है, चेंज इन शेप, और शेप किस में प्रेजेंट रहता है सिर्फ सॉलिड में, बराबर। तो इस पे से आपको पता हो गया होगा कि यंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इट इज रिलेटेड टू, मतलब दे आर प्रेजेंट ओनली इन सॉलिड्स। और जब आपने बल्क मॉडुलस देखा तो बल्क मॉडुलस इट इज रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम, बराबर। तो बल्क मॉडुलस इट इज प्रेजेंट इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। ओके, तो अभी हम देखते हैं फॉर्मूला किसका, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का, बराबर। तो यहाँ पर हमने सेम एग्जांपल लिया था पिछली बार भी, जैसे हमने यहाँ पर एक क्यूब लिया है, उसका बेस क्या करते हैं हम फिक्स करते, और हम क्या करते हैं कि वी कैन अप्लाई द टेंजेंशियल फोर्स ऑन इट्स अपर सरफेस। ओके, टेंजेंशियल फोर्स में इट इज़ पैरेलल टू द बेस, और जब आप टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या होता है, देयर इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेयर। ओके, जो अपर लेयर है उसमें क्या होता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है, बराबर। तो ये हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन में ऑलरेडी पढ़ा है, बराबर। तो यहाँ पर आपने देखा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर शियर स्ट्रेस, तो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आएगा आपका F अपॉन ए। ओके, सो दैट इज द टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर शियर स्ट्रेस। ओके, और जब आपने देखा शियर स्ट्रेन, तो शियर स्ट्रेन का हमने जो फॉर्मूला लिया था याद है आपको, जो हमने फॉर्मूला लिया था उसका फॉर्मूला क्या था, थीटा इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, बराबर। तो इसमें क्या होता है कि जब आप टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या होता है, देयर इज अ लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेयर, है ना। तो लेयर में क्या होता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है बाय द स्मॉल अमाउंट,
ओके, वो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डेल्टा एल हो गया आपका। ओके, और कैपिटल एल दैट इज द ओरिजिनल लेंथ, सॉरी यहाँ पर आपने स्मॉल एल लिया है, सो स्मॉल एल दैट इज द ओरिजिनल लेंथ, पर है ना। तो शेयरिंग स्ट्रेन जो हमने देखा था तो उसमें फॉर्मूला क्या था एक्चुअली, चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप। तो चेंज इन शेप मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ पर डिनोटेड क्या है, किया है डेल्टा एल से, और ओरिजिनल शेप मतलब दैट इज द ओरिजिनल लेंथ, तो ओरिजिनल क्या है आपका स्मॉल एल। ओके, तो आपका शेयर स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, डेल्टा एल अपॉन एल, पर है। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज डिस्प्लेस बाय द स्मॉल अमाउंट थीटा, पर है। तो हमने देखा था कि टैन थीटा का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एल अपॉन एल, दैट इज द फॉर्मूला फॉर टैन थीटा। और उसमें हमने बताया था कि ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ये क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। स्मॉल होता है मतलब क्या बोलोगे आप, ये एंगल थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल इन टर्म्स ऑफ रेडियन। ओके, सो थीटा आपका स्मॉल रहता तो आप उसमें क्या बोले थे कि टैन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। ओके, तो हमने फॉर्मूला लिया था शेयर स्ट्रेन का, दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू टैन थीटा एंड इट इज नियरली इक्वल टू थीटा, करेक्ट। तो शेयर स्ट्रेन का फॉर्मूला आपका हो गया थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। ओके, तो इस पे से अभी हमको फॉर्मूला लेना है इसका, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का डेफिनेशन क्या आएगा आपका, सो शेयर मॉडुलस दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द शेयर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो उसका फॉर्म डेफिनेशन क्या आएगा आपका, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ shear stress to shear strain within elastic limit। ओके, द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या shear मॉडुलस, उसका डेफिनेशन क्या आएगा, इट इज द रेशियो ऑफ shear stress अपॉन shear strain, बराबर। तो shear stress का हमने लिया है, क्या है shear stress, दैट इज एफ अपॉन ए, हमने यहाँ पर लिखा। व्हाट इज द shear strain, दैट इज थीटा, हमने यहाँ पर थीटा लिखा। तो ईटा इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या होगा, एफ अपॉन ए थीटा। ओके, सो ये फॉर्मूला आपका ईटा का, सो ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए थीटा। ओके, तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन, तीन टाइप्स, किसका तीन टाइप्स, दैट इज द टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, सो वन दैट इज रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ, उसको हमने पढ़ा, उसको नाम दिया था यंग मॉडुलस। सेकंड रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम, that is the bulk modulus, and third related to change in shape, that is the modulus of rigidity, बराबर। तो इसके बारे में हमने पढ़ा, और एक हमें इसमें समझ में आया, क्या समझ में आया आपके, कि bulk modulus can present in solid, liquid and gases, and modulus of rigidity and young modulus are present only in solid। okay, और यहाँ पर एक बात और आप बोल सकते हो कि आप बोलोगे कि यंग मॉडुलस इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पर है ना, कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और यह मॉडुलस इज प्रेजेंट इन सॉलिड, और आप दोनों का अगर आप कंपैरिजन करते हो तो आप क्या बोल सकते हो कि यंग मॉडुलस इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्यों बोलोगे आप, क्योंकि जब आप यंग मॉडुलस पढ़ते हो तो उसमें क्या है, इट इज़ रिलेटिव चेंज इन लेंथ, मतलब आपको लेंथ चेंज करना है तो आप क्या करोगे, ज़्यादा फोर्स आप अप्लाई करोगे। मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो है उनका डिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन जब आप मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पढ़ते हो तो इसमें आपने क्या बोला है, व्हेन वी कैन अप्लाई द टेंजेंशियल फोर्स सो देयर इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द स्मॉल लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो डेल्टा एल है इसका वैल्यू क्या होता है, कम होता है। ओके, सो इसकी वजह से जब आप कंपेयर करोगे यंग मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तो आप बोलोगे कि यंग मॉडुलस इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, सेकंड थिंग एक और हमने देखा था कि जब आप ने स्ट्रेस और स्ट्रेन का जब हमने पहले पार्ट में शुरू किया था, मतलब इलास्टिसिटी के एक्सप्लेनेशन में, तो हमने देखा था कि जनरली आप क्या एज्यूम करते हो कि जब आप रबर लेते हो तो उसको आप इजीली स्ट्रेच कर सकते हो। ओके, वही हमने स्टील लिया था, दूसरा मटेरियल, कि उसमें भी इलास्टिक रहता है। तो हमें क्या लगता है कि रबर इज़ मोर इलास्टिक देन स्टील, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन दैट ऑफ द रबर। तो उसका एक रीज़न मैंने बताया था कि इलास्टिसिटी में एक्चुअली मेन इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, इट कैन अपोजेस टू द चेंज, है ना। वो जो है बॉडी, तो उसमें क्या होता है, इंटररेशनल फोर्स रहता है, एंड ड्यू टू ऑफ द इंटररेशनल फोर्स द बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल शेप एंड साइज। लेकिन उसका टेंडेंसी क्या रहता है
कि जो आप चेंज करते तो उसको अपोज करने का टेंडेंसी रहता है। तो जो अपोज करने का टेंडेंसी जो है तो स्टील में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रबर। तो आप वहाँ पर बोल सकते हो कि जो स्टील जो है इट इज़ मोर इलास्टिक देन दैट ऑफ द रबर। या आप उसको कंपेयर भी कर सकते हो यंग मॉडल्स के फॉर्मूले से, क्योंकि यंग मॉडल्स जो है तो इट इज़ डिपेंड अपॉन द मटेरियल, है ना। यंग मॉडल्स क्या होता है, मटेरियल पे डिपेंड रहता है। और यंग मॉडल्स का फॉर्मूला हमने एक्चुअली पढ़ा है। क्या फॉर्मूला यंग मॉडल्स का? यंग मॉडल्स का फॉर्मूला आपने देखा है ना। यंग मॉडल्स का फॉर्मूला क्या है, ये देखो, y इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल। ये आपका यंग मॉडल्स का फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला आप स्टील और रबर के लिए लेते हो तो मैंने क्या किया, समझो मैंने स्टील और रबर लिया, उसका ओरिजिनल लेंथ सेम है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, मतलब पाई आर स्क्वायर सेम है, बराबर। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, उसको लोड अप्लाई किया, दोनों को सेम लोड मैंने अप्लाई किया, मतलब एम जी का वैल्यू सेम है, बराबर। मतलब एम जी एल और पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया, ये दोनों में कैसा है, सेम है, बराबर। अभी क्या होगा कि जो मैंने स्टील वायर लिया है और रबर लिया है, दोनों को मैंने सेम लोड अप्लाई किया, लेकिन आप देखोगे कि एक्सटेंशन किस में ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, रबर में, बराबर ना। जब आप ये लोड लगाओगे तो एक्सटेंशन आपको मतलब स्मॉल एल जो है तो किस में ज़्यादा मिलेगा, आपको रबर में मिलेगा, बराबर। तो समझो मैंने ये वाई का फॉर्मूला लिखा स्टील के लिए, तो आप क्या बोलोगे, वाई एस, यहाँ पर आएगा एल एस। जब आपने रबर लिया समझो वाई आर लिखा, यहाँ पर आएगा आपका एल आर, बराबर। तो जब आप एल एस और एल आर आप कंपेयर करोगे तो आप क्या बोलोगे, एल आर इज ग्रेटर देन एल एस, बराबर ना। लेंथ जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन लेंथ, ये जो इंक्रीज इन लेंथ है तो रबर में ज़्यादा रहेगा, बराबर है, किसके कंपैरिजन, स्टील के। तो आप क्या बोलोगे कि ये एल आर जो है रबर के लिए तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू किससे, स्टील से, बराबर। लेकिन जब आप वाई और एल देखते हो तो वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बराबर। यंग मॉडल्स और ये स्मॉल एल जो है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो नेचुरली आप क्या बोलोगे कि एल आर इज ग्रेटर देन एल एस। सो आप क्या बोलोगे, वाई आर इज लेस देन वाई एस, क्योंकि इन्वर्सली ना, समझ में आ रहा है ना, वाई और एल क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बराबर। तो इंक्रीज लेंथ किस में ज़्यादा है, रबर में ज़्यादा है। तो नेचुरली यंग मॉडल्स रबर क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, बराबर। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि यंग मॉडल्स डिपेंड अपॉन द मटेरियल, यंग मॉडल्स मटेरियल पे डिपेंड है। तो आपको समझ में आएगा कि यंग मॉडल जो है स्टील का वो ज़्यादा है किसके कंपैरिजन, रबर के कंपैरिजन। ओके, सो ड्यू टू ऑफ द रीजन वी से दैट द स्टील इज मोर इलास्टिक देन दैट ऑफ द रबर। ओके, सो मुझे लगता है कि ये पॉइंट भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो सिमिलर एक और पॉइंट जो है तो हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है पॉइजन्स रेशियो। ओके, अभी पॉइजन्स रेशियो क्या है देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, समझो मैंने एक वायर लिया है ऐसे, बराबर। अभी ये मैंने वायर क्या किया, मैंने स्ट्रेच किया। ओके, तो जब मैंने वायर स्ट्रेच किया तो नेचुरली क्या होगा, उसका लेंथ इंक्रीज होगा, दिखाई दे रहा है ना, उसका लेंथ क्या होगा, इंक्रीज हो गया। लेकिन एट द सेम टाइम क्या हो गया, उसका डायमीटर जो है तो वो क्या हो गया, कम हो गया, है ना। मतलब आप क्या बोलोगे, व्हेन वी कैन स्ट्रेच द वायर सो लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेस बट एट द सेम टाइम देयर इज अ डिक्रीज इन इट्स डायमीटर, उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वायर क्या हो जाएगा, वो थिन हो जाएगा। ओके, दूसरा जो डायग्राम है तो यहाँ पर हमने क्या किया, व्हेन वायर इज कॉम्प्रेस। ओके, यहाँ पर थोड़ा गलत हुआ है, लेंथ डिक्रीजेस चाहिए था एंड डायमीटर इंक्रीजेस चाहिए था, है ना। अभी हम क्या करें, उसको कॉम्प्रेस कर रहे, मतलब दोनों तरफ से हम उसको दबा रहे। तो कॉम्प्रेस करने की वजह से क्या हो जाएगा, उसका लेंथ कम हो जाएगा तो उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पर आपने देखा कि एक क्वांटिटी जो है तो लेंथ इंक्रीज होता है तो डायमीटर डिक्रीज होता है, बराबर है। कब, जब आप स्ट्रेच करोगे वायर को, और जब आप वायर को कॉम्प्रेस करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, लेंथ कम हो जाएगा और उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बराबर। तो यहाँ पर जो स्ट्रेन है तो हम दो टाइप्स के हम स्ट्रेन लेने वाले, एक है आपका लीनियर स्ट्रेन और दूसरा है लैटरल स्ट्रेन। ओके, तो लीनियर स्ट्रेन को आप लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन भी बोल सकते हो,
वाई? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ, राइट? तो व्हाट इज द लीनियर स्ट्रेन? लीनियर स्ट्रेन मतलब क्या? ये ठीक से देखो, द रेशियो ऑफ change in dimension to original dimension in the direction of applied force. Okay, so naturally it is the strain. strain है तो strain का definition आपको पता है, क्या है definition strain का? It is defined as change in dimension to original dimension, ये आपको पता है, तो वही तो मैंने यूज़ किया है ना, the ratio of change in dimension to original dimension. लेकिन इसको linear क्यों बोलना है? कि in the direction of applied force. Okay, मतलब जब आप समझो ये जो है वायर, इसको आपको स्ट्रेच करना है, पर तो स्ट्रेच करोगे तो आप क्या करोगे? इधर और इधर फोर्स अप्लाई करोगे. फॉर एग्जांपल दोनों साइड पे आपने फोर्स अप्लाई किया, वायर को आपको स्ट्रेच करना है, पर तो ये जो इंक्रीज इन लेंथ हो रहा है वायर में, तो किसके डायरेक्शन सेम है? इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में ना, एग्जैक्टली, बराबर है. तो ऐसा जो स्ट्रेन है उसको क्या बोलोगे आप? दैट इज कॉल्ड एज द लीनियर स्ट्रेन. क्लियर हो गया? ओके. और व्हाट इज द लैटरल स्ट्रेन? लैटरल स्ट्रेन मतलब क्या? व्हाइल द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू अप्लाइड फोर्स. बराबर, मतलब ये स्ट्रेन ही है, तो स्ट्रेन मतलब आपका सेम हो गया. क्या हो गया? रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन, ये तो सेम हो गया. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है वो कैसा है? इट इज़ परपेंडिकुलर टू अप्लाइड फोर्स, मतलब अप्लाइड फोर्स को परपेंडिकुलर. तो ये जो हमने दोनों एग्जांपल देखा है, ये कॉम्प्रेशन और स्ट्रेच, मतलब एक्सटेंशन हमने किया वायर का, तो दोनों में आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो चेंज इन लेंथ है इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और जो डायमीटर चेंज हो रहा है, क्योंकि डायमीटर देखो ऐसे चेंज होगा ना उसका, मतलब यहाँ पर डायमीटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. जब आप वायर स्ट्रेच करते हो, जब वायर कॉम्प्रेस करते हो, उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. और ये जो है तो ये कैसे आएगा? इट इज़ परपेंडिकुलर टू अप्लाइड फोर्स, मतलब अप्लाइड फोर्स आपका इस डायरेक्शन में, मतलब फोर्स आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो तो स्ट्रेच हो रहा है वायर, ये दोनों साइड में आप फोर्स लगा रहे हो तो उसको आप वायर को आप कॉम्प्रेस कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, पर तो इसमें क्या होता है कि जो डायमीटर है चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पर समझो डायमीटर आपका डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर डायमीटर समझो आपका इंक्रीज हो रहा है, तो वो कैसा है? इट इज़ परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स. ओके. सो ऐसा जो स्ट्रेन है तो स्ट्रेन ही है ना, क्योंकि डायमेंशन चेंज हो रहा है. लेकिन ऐसा जो स्ट्रेन है उसको क्या बोलोगे आप? लैटरल स्ट्रेन. ओके. तो मुझे लगता है कि आपको लीनियर स्ट्रेन और लैटरल स्ट्रेन में फ़र्क समझ में आ गया होगा, पर है ना. लीनियर स्ट्रेन दैट इज़ द चेंज बट इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. इसमें भी चेंज ही होता है, लेकिन वो कैसे होता है? इट इज़ परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स, दैट इज़ द डिफरेंस. ओके. सो ये जो लीनियर स्ट्रेन है इसको आप लॉन्ड्रेल स्ट्रेन भी आप बोल सकते हो. ओके. तो पॉइजन्स रेशियो, तो पॉइजन्स रेशियो क्या है? विद इन द इलास्टिक लिमिट, ये तो बहुत जरूरी है, बराबर. विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड एज द पॉइजन्स रेशियो. पॉइजन्स रेशियो इट इज द रेशियो, किसका रेशियो है? लैटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन, या आप बोलोगे लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन. ओके. लॉन्जिट्यूडिनल मतलब पता है आपको, इट इज़ रिलेटिव चेंज इन लेंथ, तो आप उसको लीनियर बोलो या लॉन्जिट्यूडिनल बोलो, पर तो ये जो हमने लिया है, समझो हमने वायर यूज़ किया है, तो उसका ओरिजिनल लेंथ क्या लिया है हमने? फॉर एग्जांपल स्मॉल एल, बराबर. तो यहाँ पर जब आप उसको स्ट्रेच करते हो या कॉम्प्रेस करते हो, सो देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन लेंथ, सपोज इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एल. ओके. सो डेल्टा एल दैट इज द इंक्रीज और डिक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर. व्हाट इज द कैपिटल डी? दैट इज द ओरिजिनल डायमीटर, पर है ना. जब आपने वायर लिया है विदाउट स्ट्रेच और विदाउट कॉम्प्रेस, उसका ओरिजिनल डायमीटर क्या लिया हमने? कैपिटल डी. ओके. और जब आप वायर स्ट्रेच करते हो या कॉम्प्रेस करते हो तो डायमीटर जो चेंज होता है स्मॉल अमाउंट, तो डिनोट किया हमने स्मॉल डी. व्हाट इज द स्मॉल डी? इट इज द करस्पॉन्डिंग चेंज इन डायमीटर ऑफ वायर. ओके. तो पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला क्या है आपका? पॉइजन्स रेशियो डिनोटेड बाय सिग्मा. सो सिग्मा इज इक्वल टू क्या है? लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन. सो लैटरल स्ट्रेन क्या आएगा आपका? स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, है ना, क्योंकि ये जो है परपेंडिकुलर है ना, डायमीटर जो है तो परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स, और स्ट्रेन आपको पता है. व्हाट इज द स्ट्रेन? दैट इज द चेंज इन डायमेंशन पर ओरिजिनल डायमेंशन. लेकिन ये जो क्वांटिटी चेंज हो रहा है कौन सा हो रहा है आपका? डायमीटर.
तो यहाँ पर लेटरल स्ट्रेन जो है, तो लेटरल स्ट्रेन क्या लिखोगे आप, दैट इज चेंज इन डायमीटर पर यूनिट ओरिजिनल डायमीटर, बराबर ना। तो लेटरल स्ट्रेन जो है उसका फॉर्मूला क्या आएगा, चेंज इन डायमीटर पर यूनिट ओरिजिनल डायमीटर। लीनियर स्ट्रेन और लॉन्ग स्ट्रेन आपको पता है ऑलरेडी, दैट इज द चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो क्या आएगा आपका, चेंज इन लेंथ स्मॉल एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या है आपका, कैपिटल एल। ओके, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो गया आपका फॉर्मूला, स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। इसको अरेंज किया तो फॉर्मूला आपका क्या आएगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्या आएगा, डी कैपिटल एल अपॉन डी स्मॉल एल। ओके, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला पॉइजन्स रेशियो का। ओके, अभी ये जो पॉइजन्स रेशियो है, इट इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, पता है क्योंकि ऑलरेडी इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेन, और स्ट्रेन आपको पता है इट इज द यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सो द पॉइजन्स रेशियो डू नॉट हैव एनी यूनिट एज वेल एज डायमेंशन। ओके, तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन किसका, पॉइजन्स रेशियो का। ओके, तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगा, आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा, पर ना। पहला पार्ट हमने देखा एक्सप्लेनेशन ऑफ हुक्स लॉ, उसका हमने स्टेटमेंट देखा, बराबर है। उसमें हमने मॉडस ऑफ इलास्टिसिटी देखा, मॉडस ऑफ इलास्टिसिटी इट इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। उसके बाद हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन जब हमने पढ़ा तो आपको पता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन इट इज डिवाइड इन द फॉर्म ऑफ 3 टाइप्स, बराबर है। तो सिमिलर मॉडस ऑफ इलास्टिसिटी आल्सो डिवाइड इन द फॉर्म ऑफ 3 टाइप्स। ओके, तो उसके बारे में हमने पढ़ा, 3 टाइप हमने पढ़ा, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, और बाद में हमने पढ़ा पॉइजन्स रेशियो। ओके, तो हम यहाँ पर अपना सेकंड लेक्चर जो है स्टॉप करते, बाकी जो पार्ट है हम डिस्कस करेंगे थर्ड लेक्चर में। ओके, थर्ड लेक्चर में हमारा ये जो चैप्टर है थियरी पार्ट, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा है और बहुत इजी है ना। जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी चैप्टर है। ओके, तो यहाँ पर हम स्टॉप करते। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।